क्लास 32 के बारे में। इससे पहले भी मैं 31 क्लासेस बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। बट आज कुछ जो है वो छोटा सा चेंज है, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले कम्युनिटी टैब में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी कि जो आपकी अरिहंत की बुक है उसको डिस्कस किया जाए चैप्टर वाइज की नहीं किया जाए, ठीक है। तो उसमें अप्रोक्स 7K के करीब वोट आए थे, जिसमें से 87% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि अरिहंत की बुक को जो है वो चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाए, और 30 के जो 13% थे वो मना कर रहे थे। बट 13% वाले भी मुझे पता है कि देखेंगे ही, और 87% वाले तो देखेंगे ही, क्योंकि अरिहंत बुक जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और अरिहंत बुक का ही जो है वो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, चैप्टर 14 है, ठीक है। 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11, इस तरह से जो है हम बैक को चलेंगे, क्योंकि आगे से तो आप भी बुक पढ़ते आ रहे हो। तो अगर आपने इसका 14 चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद बुक से चैप्टर 14 पढ़ोगे तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उस चैप्टर को समझने में। तो टोटली फायदा आपका होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है मैं एक वीडियो के थ्रू ही कंप्यूटर सिक्योरिटी जो आपका चैप्टर उसमें दिया गया है वो कंप्लीटली समझा पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आप एक ही बारी में इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। और वीडियो आने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि टाइप वगैरह करना पड़ता है, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको शूट करना पड़ता है और उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और पूरा चैप्टर जब कवर करना है तो आई थिंक टाइम तो लगता ही है। बाकी आप शेयर वगैरह किया कीजिए दबा के, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी लेकर आ पाए, ठीक है। तो क्लास 32 होगी आज की, और कंप्यूटर सिक्योरिटी जो चैप्टर है वो हम यहाँ इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले HP जो है IT एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है वो चली हुई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आप ये देख पाए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अब तो वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। 21 मार्च को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले आपको जरूर टेस्ट लगा लेने चाहिए। अभी जो फिलहाल के लिए 20 मॉक टेस्ट उसमें है, और एक डेमो टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है परीक्षा ऐप का, आपको जाकर डाउनलोड करना है। वहां से आपको टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है लॉगिन करके, और वहां पर HP जो IT एग्जाम के नाम से टेस्ट मिलेगा आपको। और उसके बाद आप उसको डेमो टेस्ट दे लीजिए, और जब आपको ज्वाइन करना हो तो आप कूपन कोड यूज कीजिए GK स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ही का ही फायदा है, बट जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लें तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। तो अगर आपने कोई PC लिया है, ठीक है, तो आप चाहोगे कि वो सिक्योर रहे, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, मैलिशियस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, आपकी फाइल्स करप्ट हो सकती है। तो आपका ऑब्वियस बात है कि अगर आपने पैसा खर्चा है तो आप ये भी चाहोगे ना कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी हो सके, ठीक है। तो सिंपल सा कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है कि जो भी आपका कंप्यूटर में डाटा है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने डाटा सेव किया है, फाइल सेव किया है, उसकी आपको प्रोटेक्शन करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। यही कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का आप जो है वो आपके साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी भी जो है वो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जनरल सी एक डेफिनेशन, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी। हाँ, अगर बहुत ही इजी पेपर आपका बनता है तो ये पूछ लिया जाएगा कि इस कंप्यूटर सिक्योरिटी को और क्या बोला जाता है, साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी, जो कि चांसेस ना के बराबर है। बट हम कुछ नहीं कह सकते, हमें इजी से टफ सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब क्या मेथड्स होते हैं कि आप एक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, यानी कि सिस्टम का एक्सेस जो होता है, ठीक है, उस पर आप कंट्रोल कर सके, ठीक है। यानी कि कौन सिस्टम को एक्सेस करेगा, किस तरह से एक्सेस करेगा, ठीक है, ये सब कुछ होता है आपका सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। फिर होता है आपका डाटा एक्सेस कंट्रोल, यानी कि जो भी आपका डाटा है एक्सेस, उस पर आप कंट्रोल रखें, ठीक है। ऑब्वियस है कि आप जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कुछ डाटा ऐसा होता है कि जिसका में आप पासवर्ड लगा देते हो या कुछ भी कर देते हो, ठीक है, ताकि उस डाटा को जिसको आप चाहते हैं वही आपका एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद सिस्टम और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका, और सिस्टम डिजाइन होता है, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं जनरली जो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, किसको, कंप्यूटर सिक्योरिटी को। अब इसमें तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बनने नहीं वाला है, ठीक है। बट फिर भी ये सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि मेथड कौन कौन से होते हैं। ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डाटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम डिजाइन, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ये आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी का कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली ये आपको पता ही होगा, इसके बारे में अगर बात करें तो कॉन्फिडेंशियली का मतलब ये होता है कि कोई भी जो है वो आपका अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके, यानी कि आपका डाटा जो हो वो कॉन्फिडेंशियल हो। ठीक है, इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अल्टर ना कर सके, यानी कि उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए आप अपने डाटा को जो है वो कॉन्फिडेंशियल आपको रखना चाहिए। इंटीग्रिटी आपको समझ आ गई। ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो पर्सन आपका यूज कर रहा है वो रियल है कि नहीं है, तो इसी के लिए जो है वो पासवर्ड वगैरह मांगा जाता है, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, कि ताकि जो यूजर है उसको ऑथेंटिकेशन उसकी की जा सके कि हाँ भाई यही यूजर जो है वो इस चीज को यूज कर रहा है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल की बात करें, ठीक है, कि कौन सा डाटा जो है वो एक्सेस किसको करना है, ठीक है, कितना करना है, और जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है, वो उसी रिसोर्सेज को यूज कर पाए जिसको वो करना चाहता है। अब मान लीजिए आपने कोई सिस्टम बनाया, आपने एक फाइल बनाई है और आपने उसमें से यही बोला है कि इतने रिसोर्सेज को ही जो है वो कोई यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपने जो भी यूजर यूज कर रहा है उसका एक्सेस कंट्रोल ये रहना चाहिए कि जितना आपने डाटा बोला है उतना ही वो यूज कर पाए। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है। ठीक है, नॉन रेपुडिएशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपका मैसेज सेंडर है वो वही है, या ये बाद में वो मना ना कर दे कि आप भाई उसने तो कुछ सेंड नहीं किया था। तो इस तरह में जो है ये कंपोनेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी अवेलेबिलिटी और प्राइवेसी आपको पता ही है क्या होती है, प्राइवेसी आपको रखना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेनोग्राफी क्या होता है। स्टेनोग्राफी आपकी क्या हो गई, स्टेनोग्राफी आपकी हो गई कि किसी भी मैसेज की एग्जिस्टेंस को आपका हाइड करना, किसी भी मैसेज की एग्जिस्टेंस को हाइड करना, उसको बोला जाता है आपका स्टेनोग्राफी। फिर क्रिप्टोग्राफी होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है आपका, क्रिप्टोग्राफी होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको हिडन करना या फिर सीक्रेट वे में लिखना, या तो हिडन करना या फिर किसी सीक्रेट वे में लिखना। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही जो है आपका प्लेन टेक्स्ट, साइफर, साइफर टेक्स्ट, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन आता है। प्लेन टेक्स्ट का तो आपको पता लग ही रहा होगा, प्लेन टेक्स्ट का क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है आपका ओरिजिनल मैसेज। आपने कोई मैसेज लिखा है प्लेन टेक्स्ट में तो उसको बोला जाएगा ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, साइफर टेक्स्ट क्या हो गया आपका, ठीक है, ये जो होता है आपका बिट बाय बिट और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिट बाय बिट या फिर आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसकी, मैसेज की, तो ये याद रखिएगा। फिर साइफर टेक्स्ट की बात करें तो ये जो होता है वो आपका कोडेड मैसेज होता है। ठीक है, ताकि इसको कोई रीड ना कर सके, कोडेड मैसेज, कोडेड मैसेज बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इनक्रिप्टेड डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है आप कन्वर्ट कर रहे हो प्लेन टेक्स्ट को, ठीक है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपका प्लेन टेक्स्ट था जिसको सभी पढ़ सकते हैं, उसको आपने किस में कर दिया, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये इंक्रिप्शन हो गया। फिर आपके पास डिक्रिप्शन क्या हो गया कि ये इसका उल्टा हो गया। अब आपने क्या किया, जो कोडेड मैसेज था उसको कन्वर्ट किया आपका प्लेन मैसेज में। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा बस आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये कोडेड टेक्स्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई प्लेन टेक्स्ट है, उसको कोडेड, जो उसकी कोडेड फॉर्म होगी उसको बोलेंगे आपका साइफर टेक्स्ट। इनक्रिप्शन क्या हो गया कि आपका जो प्लेन मैसेज था जिसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है, उसको आपने कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलेंगे आपका इनक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या बोलेंगे कि आपने कोडेड से फिर दोबारा जो है वो नॉर्मल उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे जो है वो कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ क्या होते हैं साइबर अटैक के। ठीक है, किसी भी आपने कोई पीसी लिया है, कंप्यूटर लिया है, अब उस पर साइबर अटैक किस किस तरह से हो सकते हैं, और आपको इनमें से अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, स्पेशली बॉयज वगैरह जो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, आप गेमिंग वगैरह भी खेलते हो, तो सभी कुछ चीजें जो है वो आपको पता होगी। सबसे पहला होता है आपका डाउनलोडेबल प्रोग्राम। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्राम को जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, तो होता क्या है कि कई बार आप ये फाइल नहीं देखते हो कि ये फाइल करप्टेड है कि नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ आप नए नए सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करने की कोशिश करते हो। मान लीजिए कोई आप पिक एडिट का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो जो कि आपने पहले नहीं सुना है बट आप नया यूज कर रहे हो, तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो वायरस होते हैं या फिर कुछ और चीजें जो है वो सिस्टम में आ जाती है, जिसके कारण जो है वो सिस्टम की सिक्योरिटी आपकी हार्म हो सकती है। दूसरी बात आती है आपकी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर की।
कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका आपका प्राइस हाई होता है, ठीक है, यानी कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके जो है वो क्रैक्ड वर्जन जो है वो यूज किए जाए। अब क्रैक्ड वर्जन है तो ऑब्वियस बात है उसमें बग बुग वगैरह भी या वायरस वगैरह भी शामिल होंगे। तो उनके साथ जैसे आप उनको डाउनलोड करते हो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को, तो उसके साथ ही जो है वो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी भी जो है वो खतरे में आ जाती है, बहुत सारे वायरस वगैरह जो है उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिल्मोरा जो है वो यूज किया जाता है एडिटिंग के लिए, बट मैक्सिमम लोग जो है वो क्रैक वर्जन इसका यूज करते हैं और मैक्सिमम टाइम चांसेस ये रहते हैं कि इसके साथ जो है वो वायरस भी डाउनलोड हो जाए। फिर ईमेल अटैचमेंट, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होती है कि आपके पास कोई ईमेल आता है, ठीक है, उसके बाद क्या है उसके साथ एक लिंक भी दिया होता है, ठीक है। खासकर ये होता है कि जो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि एक ईमेल आ जाता है कि आपके स्पॉन्सरशिप है और उसके नीचे एक लिंक दिया होता है कि हमारी ये गेम डाउनलोड कीजिए और आप इसकी वीडियो बनाइए। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपका पूरा सिस्टम या तो हैक हो जाएगा या फिर आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो ईमेल के साथ अटैचमेंट अगर आपके पास कोई भी आती है तो कभी भी उसको ओपन ना करें। फिर इंटरनेट तो आप चलाती हो, इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है एक साइबर अटैक का, जिसके कारण साइबर अटैक हो सकते हैं। बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी, ठीक है, ये भी एक जो है वो मीडियम है जिसके द्वारा जो है वो आपका साइबर अटैक हो सकता है। तो ये सोर्स है साइबर अटैक के जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मालवेयर की, ठीक है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं उनको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या जब आपके कंप्यूटर में एक वायरस आ जाता है तो क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले तो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। कुछ फाइल्स आपकी जो है वो मिसिंग हो जाती है, आपकी फाइल करप्टेड हो जाती है, डाटा जो है वो आपका डिलीट होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारी फाइलें जो है वो खुद से ओपन होती रहती हैं, ठीक है। यानी कि आपने एक कमांड दी कि एक फाइल को ओपन करना है और उसकी बहुत सारे पेजेस जो है वो आपके ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है कि जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो मालवेयर एंटर हो जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर कैटेगरी की बात करें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होती है वायरस, दूसरी होती है आपकी वॉर्म, तीसरी होती है आपकी ट्रोजन, चौथी होती है स्पाईवेयर, फिर होती है आपकी रूट किट्स और फिर होती है आपकी एडवेयर, ठीक है। वैसे तो मैं एक आपकी पूरी वीडियो बना चुका हूं जो कि आपके एंटी मतलब की वायरसेस के ऊपर, बट फिर भी जो आपका बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको रीड करवा रहा हूं। एक एक करके हम इनको रीड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। तो वायरस की अगर बात करें तो वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आने जो है वो यहां से शुरू होंगे। सबसे पहले आपको वायरस की फुल फॉर्म याद रखनी है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है वो वायरस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की अगर बात करें तो क्रीपर जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था, 1971 में आया था बॉब थॉमस के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके निकल सकते हैं। ये साथ साथ में आपको बताऊंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर था। कौन से सन में आया था? 1971 में आया था। किसके द्वारा? बॉब थॉमस के द्वारा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इसके द्वारा इफेक्ट हुआ था? तो 10X ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको इसने टोटली इफेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद ही जो है वो एक और वायरस था रीपर जिसका नाम था 1972 में आया था रे टॉमिल्सन के द्वारा, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं अगर कभी पूछ लिया जाए। और इसने भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था उसका नाम था 10X, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। वायरस सबसे पहला क्रीपर, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर, 1971 में आया था बॉब थॉमस ने। साथ साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इफेक्ट किया था? 10X, ठीक है। उसके बाद 1972 में कौन सा है? रीपर आया। किसके द्वारा? रे याद रखिएगा बहुत है। और इसने भी किसको इफेक्ट किया था? 10X को किया था। अब जब क्रीपर आया था तो इस तरह का मैसेज जब वो आपका कंप्यूटर में आ जाता है वायरस, तो इस तरह का मैसेज जो है वो आता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ठीक है। मैं क्रीपर हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो मैसेज डिस्प्ले होता था। ये पूछा नहीं जाएगा बट ये आपकी नॉलेज के लिए था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वायरसेस कौन से कब आए थे, बट वायरस होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्मॉल प्रोग्राम्स दैट कैन अफेक्ट द कंप्यूटर नेगेटिवली, ठीक है। एक स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। आपके वायरस हो गए, वर्म हो गए, ठीक है, आपके ट्रोजन हो गए, सबका काम एक ही होता है कि भाई हमें कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। वायरस क्या करते हैं कि कॉपीड इटसेल्फ एंड अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम विच फर्दर सेपरेट द इन्फेक्शन, ठीक है। इनमें क्या एबिलिटी होती है कि ये भाई अपनी कॉपी बना लेते हैं। एक आया फिर, ठीक है, वो दूसरा बना लेगा, वो खुद नहीं जाएगा, वो अपने सेम टू सेम ट्विन को जो है वो दूसरी जगह भेज देगा, ठीक है। और इस तरह से इनकी कॉपीज जो है वो पूरे सिस्टम में फैलती रहती है, ठीक है। किसी दूसरा प्रोग्राम है उसके साथ भी ये अटैच हो जाएंगे, एक कॉपी उसके साथ दे देंगे, एक कॉपी किसी और के साथ दे देंगे और ऐसे ऐसे करते करते पूरे सिस्टम में जो है ये फैल जाएंगे।
ठीक है। वायरस कैन अफेक्ट और अटैक एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लाइक बूट, ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, फोल्डर, etc। वायरस एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके बूट हो गया उसमें चिपक जाएगा, ठीक है, बूट सेक्टर होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें चिपक जाएगा, कोई भी फाइल होगी उसमें चिपक जाएगा, ठीक है, फोल्डर होंगे उसमें चिपक जाएगा, आप पेन ड्राइव लगाओगे वहां पर चिपक के फिर दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से अपनी कॉपी जो है वो बनाते रहते हैं और इनका एक मकसद होता है, ठीक है, कि भाई हमें तो सबको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो वायरस की होती है। और बाकी मैंने आपको बता दिया फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा रीपर, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि कब आया था, ये आया था 1972 में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वायरसेस की, ठीक है। अब वायरसेस आपको पता लग गया कौन सा वायरस क्या होते हैं, ठीक है, कौन सा वायरस फर्स्ट था, बट अब टाइप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है रेजिडेंट वायरस, फिर होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, फिर होता है आपका ओवरराइट वायरस, फिर होता है आपका बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फैट वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस और वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। अब बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनका नाम पढ़कर ही जो है वो आपको पता लग जाएगा कि इनका काम क्या होता है, बट अगर नहीं लगा है तो भी जो है मैं आपको आगे एक एक करके जो है वो सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंट वायरस की। फिक्सेस देमसेल्फ इनटू द सिस्टम मेमोरी। अब इनका काम क्या होता है रेजिडेंट वायरस का, कि ये अपने आप को जो है वो सिस्टम की जो भी मेमोरी होती है उसमें फिक्स कर लेते हैं। रेजिडेंट समझ रहे हो ना, रेजिडेंट परमानेंट, एक तरह से परमानेंट रेजिडेंट समझ लीजिए कि भाई ये जहां पर मेमोरी में बैठ गया तो वहां पर बैठ ही गया, ये अपने आप को वहां का रेजिडेंट समझ लेता है, यानी कि अपने आप को वहां का ये समझ लेता है कि भाई मैं तो यहाँ का नागरिक हूँ। इट हाइड्स इन द रैम एंड स्टे देयर इवन आफ्टर द मैलिशियस कोड इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये आपका जो है वो मेनली रैम में जो है वो हाइड होता है और परमानेंटली वहां बैठ जाता है चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। एग्जांपल रेंडेक्स मीवी, ठीक है, ये जो है वो इसके एग्जांपल है, किसके, रेंडेक्स और मीवी। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि भाई रेंडेक्स जो है वो किस तरह का वायरस है, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, फैट वायरस है, रेजिडेंट वायरस है, या कोई आपका मल्टीपैराटाइट वायरस है, ठीक है। तो आप आंसर लगाओगे अगर आपने पढ़ा होगा रेजिडेंट वायरस, ठीक है। एक और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि रेजिडेंट वायरस जो है वो कहां पर जनरली स्टे करते हैं, यानी कि कहां पर वो रहते हैं, ठीक है। तो आप आंसर लगाओगे रैम, या फिर अगर रैम नहीं होगा तो आप लगाओगे मेमोरी। तो ये इस तरह से जो है वो आपके वर्क करते हैं। सेकंड आता है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है, कम्स इनटू एक्शन व्हेन द फाइल कंटेनिंग द वायरस इज एग्जीक्यूटेड। अब इनका काम क्या होता है, ये तभी एक्शन में आते हैं कि अगर किसी फाइल में जो है वो वायरस है और आपने उसको एग्जीक्यूट किया, यानी कि आपने उसको वर्क करना शुरू किया। आपने कोई मान लीजिए फाइल डाउनलोड करी नेट से, ठीक है, बट आपने उसको ओपन नहीं किया है अभी तक, तब तक ये वायरस जो है वो आपका वर्क नहीं करेगा। बट जैसे ही आप फाइल को ओपन करोगे उसी समय जो है ये वायरस जो है वो आपका डायरेक्ट एक्शन शुरू करेगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्शन। इट इन्फेक्ट्स फाइल्स इन द फोल्डर दैट आर स्पेसिफाइड इन द autoexex.bat फाइल पाथ। जो भी आपकी फाइल्स जो है वो इस पाथ में होती है उनको जो है ये स्पेसिफाइड इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल जो है वो इसके आपके वियना एक इसका एग्जाम्पल है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे बट जो बुक में दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने दिए हैं, ठीक है। तो दोनों हो गए आपके रेजिडेंट यानी कि परमानेंट रेजिडेंट, डायरेक्ट एक्शन की जब आप फाइल खोलोगे तो डायरेक्ट एक्शन दिखाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं ओवरराइट वायरस, ठीक है। इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द फाइल्स दैट इज इन्फेक्टेड, यानी कि ये डाटा को डिलीट कर देता है। अब उनका क्या काम था, उनका था आपका फाइल में फैलने का काम। इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी फाइल में उसको सबसे पहले ये डिलीट करता है और इस फाइल को जो है ये यूजलेस बना देता है। ये होता है आपका ओवरराइट वायरस का काम। एग्जांपल वे ट्राई डॉट रिबूट और ट्राइवल.88.d, ठीक है। तो ये आप याद रखिए किस तरह के वायरस है, ये है आपके ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस का काम क्या होता है कि आप जो भी आपका डाटा है उसको कंप्लीटली जो है वो डिलीट कर देना। अब बूट सेक्टर वायरस की नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बूट सेक्टर से तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका मेन काम कहां पर होता है। तो बूट सेक्टर को जो है वो मास्टर बूट सेक्टर वायरस या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी जो है वो कहा जाता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना कि क्या कहा जाता है। ये क्या करता है, बूट सेक्टर जो होता है हार्ड डिस्क का उसको इफेक्ट करता है, यानी कि इसका सारा काम जो होगा जितना भी चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा ये बूट सेक्टर में करेगा। एग्जाम्पल क्या हो गए, पॉलीबूट.b और NTEXE जो है वो इसका एग्जाम्पल है किसका, बूट सेक्टर वायरस का। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज निकलती है कि जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था उसका नाम था आपका ब्रेन, ठीक है। 1986 में आया था MS DOS के लिए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा, फारूक अलवी और अमजद अलवी के द्वारा, फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था। बेसिट फारूक अलवी और आपका जो अमजद फारूक अलवी,
ये दो या इन्होंने जो है वो इस वायरस को बनाया था। ब्रेन जो है इसका नाम था, 1986 में आया था, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अगले की बात करते हैं मैक्रो वायरस। ठीक है, मैक्रो आपको पता ही है कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, वहां पर जो है वो मैक्रो देखने को मिलते हैं। तो इट इन्फेक्टेड फाइल्स दैट आर क्रिएटिंग यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कंटेन्स मैक्रोज लाइक .doc, .xls, .ppt। ठीक है, तो ये उन्हीं को ही जो है जिसमें मैक्रो कंटेन होते हैं, उन्हीं फाइल्स को जो है वो आपका इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल मिलिशिया ए। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, मिलिशिया ए किसका एग्जाम्पल है? मैक्रोस का। फाइल सिस्टम वायरस, इसको जो है वो आपका क्लस्टर वायरस भी कहा जाता है या फिर डायरेक्टरी वायरस भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लस्टर वायरस किसको कहा जाता है, तो फाइल सिस्टम वायरस को कहा जाता है, या फिर आपकी डायरेक्टरी वायरस किसको कहा जाता है? फाइल सिस्टम वायरस को कहा जाता है। अब इसका काम क्या है कि ये डायरेक्टरी जो कंप्यूटर की होती है उसको जो है वो आपका जो भी फाइल का पाथ होता है उसको चेंज करके इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये पाथ को ही जो है वो टोटली चेंज कर देता है। अब इसका एग्जांपल है DIR2 वायरस। ठीक है, DIR2 वायरस, याद रखिएगा। ठीक है, फाइल सिस्टम से याद रखिएगा कि जो फाइल का पाथ होता है उसको ये इन्फेक्टेड कर देता है, यानी कि उसको चेंज कर देता है। अगली बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इन्फेक्ट करता है आपका सिस्टम को। इट इनक्रिप्ट्स और इनकोड्स इटसेल्फ इन इनक्रिप्टेड वे। ठीक है, ये क्या करता है? अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेता है। इनक्रिप्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है? कोडेड फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो क्रिएट कर लेता है। एग्जाम्पल है एल्करन और थुआर्ग। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। फैट वायरस की बात करें, इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ फाइल्स, अनयूजुअल स्पेस ETC। ये क्या करता है कि अपने पास क्या करता है, जितनी भी फाइल्स की लोकेशन होती है, ठीक है, या फिर जो अनयूजेबल स्पेस होता है उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, सॉरी आंसर नहीं, इसका एग्जांपल क्या होगा? लिंक वायरस। फिर ठीक है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होता है इसको ऑनलाइन जो है वो फर्दर किसी दूसरे सिस्टम पे ये ट्रांसफर कर देता है। बात करते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस की। तो ये क्या है कि मल्टीपल वेज में जो है वो आपका फैलता है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फाइल्स। ठीक है, इसके दो तरीके से ये फैल सकता है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो या फिर आप कुछ फाइलें जो है आपने पहले से ही डाउनलोड करी हो। तो मल्टीपार्टाइट का जो है एग्जाम्पल है वो है आपका फ्लिप वायरस। ठीक है, फिर आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस आता है, और इसका जो है वो आपको पता ही होगा कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है। ठीक है, कि आपको एक बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाना है तो उसमें कुछ कोडिंग दी जाती है, और सम टाइम क्या होता है कि ये जो कोड होते हैं उनमें एक वायरस भी जो है वो छिपा होता है। तो जब भी जैसे आप इस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहां से कुछ डाउनलोड करते हो तो साथ में वायरस भी जो है वो डाउनलोड हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका JS Fortnite। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपके वायरस के टाइप थे, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ नहीं था समझने को। सिंपल सा आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको आसानी से ये जो है वो चीजें समझ आ जाएंगी। बात करते हैं वर्म के बारे में। ठीक है, कि वर्म क्या होते हैं। होता है इनका भी काम कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना ही होता है, बट ये क्या होता है कि रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सेपरेट टू अदर कंप्यूटर। ये क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मेन इनका काम क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं ये अपने आप को फैलाने के लिए। तो ये चीजें याद रखिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कौन करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं आपके वर्म अपने आप को सेपरेट करने के लिए। मेन अगला पॉइंट क्या है कि वर्म्स आर हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर इनविजिबल फाइल। ठीक है, इनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि भाई जो इनविजिबल फाइल है उनको आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे? ठीक है, एग्जाम्पल बैगल, आई लव यू, मॉरिस या निम्डा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके इंटरनेट वर्म है जिनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, आपके इनविजिबल होते हैं। अब बैगल की बात करें तो 2004 में ये आया था। आई लव यू की बात करें वर्म की तो 2000 में आया था। मॉरिस की बात करें 1988 में आया था, और निम्डा की बात करें 2001 में आया था। अब ये आपको जो है वो बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा, बट आपको जो है वो यही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले तो वर्म आपको याद रखना है कि एक इनविजिबल फाइल्स होती है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करती है, और ये कब कब आए थे? आई लव यू, मॉरिस, निम्डा वगैरह, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये वर्म हो गया आपका। ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो इसको जनरली जाना जाता है, और इसमें एक चीज होती है कि ये नॉन रेप्लिकेटिंग होता है, रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि अपने आप को जो है ये और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकता। एक फाइल है तो एक ही फाइल रहेगी।
इसका मेन काम क्या होता है कि स्टील इन्फॉर्मेशन और हार्म देयर होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। ये इन्फॉर्मेशन को चुराता है और जो आपका होस्ट कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको हार्म करता है। इट में ड्राइव बाय डाउनलोड्स और इंस्टॉल ड्राइवन एप्लीकेशन एंड ऑर्डर टू रीच टारगेट कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आपके टारगेट कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो इंस्टॉल होता है। एग्जाम्पल आपका बीस्ट हो गया, जीरो एक्सेस हो गया और सब 7 डॉट जीनस हो गया। अब बीस्ट जो आपका ट्रोजन था वो 2002 में आया था, जीरो एक्सेस आपका 2011 में आया था और सब 7 डॉट जीनस जो है वो आपका 2007 में आया था। तो ये आप जो है वो चीजें याद रख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि ट्रोजन जो होता है वो आपका नॉन रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता और इसको ट्रोजन हॉर्स भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगली की बात करें तो स्पाई वेयर होता है। स्पाई का मतलब होता है कि किसी पर नजर रखना। ठीक है, तो ये इसका काम भी यही होता है कि इट स्पाइज ऑन द सिस्टम ऑनर एक्टिविटी एंड कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड आफ्टरवर्ड। ये क्या करता है कि जो भी सिस्टम का ऑनर होता है उसकी सभी एक्टिविटी की क्या कर रहा है, ठीक है, और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर नजर रखता है और उसको कलेक्ट कर लेता है। अब ये दोनों चीजों से यूज हो सकता है, चाहे आपका लीगल हो चाहे इलीगल हो। अब मान लीजिए कि कोई आपका आतंकवादी है, ठीक है, जिसकी हमें जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है या फिर उसकी जो भी एक्टिविटी है उस पर नजर रखनी है, तो उसके लिए भी जो है वो ये यूज हो सकता है। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर लीगल और इलीगल पर्पस दोनों के लिए जो है वो स्पाईवेयर का यूज किया जाता है। इट कैन ट्रांसमिट पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सनल कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, आप और ये क्या करता है कि जो भी ये रिकॉर्ड करता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ये दूसरे सिस्टम पर जो है उसको भेज देता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो है वो आपका वॉर्म है या फिर आपका कौन सा मालवेयर है जो कि लीगल और इलीगल पर्पस दोनों के लिए यूज होता है, तो वो होगा आपका स्पाईवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है वो अभी मैं यहाँ पर देना भूल गया हूँ। ठीक है, पूल वेब सर्च, फिनफिशर, जेंगो, जेलोब, कीलॉगर, ये सभी कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जब एमसीक्यूज वाली जो है वो आपकी वीडियो बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कॉमन थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, कौन कौन से थ्रेट होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के होते हैं। बाकी वायरसेस वाला आपका कंप्यूटर हो गया, मालवेयर वाला सब कुछ पूरा हो गया है, इतने ही मालवेयर में थे। अब बात करते हैं कॉमन थ्रेट्स क्या होते हैं। स्पूफिंग क्या होती है सबसे पहले, टेक्निक टू एक्सेस अनऑथराइज्ड डाटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूजर। स्पूफिंग क्या बोलते हैं कि कोई भी जो है आपका मान लीजिए ऑथराइज्ड यूजर है, किसी का आपके पास सिस्टम है और आपने जो है उसको अनऑथराइज्ड जो है वो वे से आपने उसको एक्सेस कर लिया है। ठीक है, विदाउट ये कि उसको जो भी उसका जो ऑनर है उसको बिना पता लगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपका स्पूफिंग। ठीक है, इसको मैस्क्यूरेड भी जो है वो कहा जाता है। मैस्क्यूरेड और स्पूफिंग एक ही होती है। ठीक है, कि जो भी टेक्निक होती है ये एक्सेस करने की अनऑथराइज्ड डाटा को, जो कि ऑथराइज्ड नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट फिर भी आपने उसके जो ऑनर है उसको बताए बिना जो है उस डाटा को एक्सेस कर लिया है, उसको बोला जाएगा स्पूफिंग। ठीक है, या फिर मैस्क्यूरेट। टू एंटर इन अनदर कंप्यूटर बाय एक्सेसिंग इट्स आईपी एड्रेस इज नोन एज आईपी स्पूफिंग। ठीक है, अगर आप जो है किसी अदर कंप्यूटर में जो है वो एंटर कर रहे हो आईपी एड्रेस के द्वारा, तो उसको बोला जाएगा आईपी स्पूफिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। स्पूफिंग क्या होती है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्लैमी टेक्निक क्या होती है, इट डाइवर्ट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द सिस्टम। अब ये क्या करता है कि एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ट्रांसफर कर देता है बहुत सारे अकाउंट से किसी अदर अकाउंट पर। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत बार होते हुए देखा होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्लैमी टेक्निक। तो स्पूफिंग भी पता लग गया, स्लैमी टेक्निक भी आपको पता लग गया। फिशिंग क्या होती है, फिशिंग बोल लीजिए एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, आपने किसी की पासवर्ड्स चुरा लिए हैं, आपने किसी की क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा ली है, या फिर कोई आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने किसी की चुरा ली है, तो उसको बोला जाता है आपका फिशिंग। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा। एडवेयर क्या होती है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। ठीक है, जो कि आपका ऑटोमेटिकली अगर आपने इसको डाउनलोड किया है तो आपके मोबाइल वगैरह में या सिस्टम वगैरह में जो है वो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाना जो है वो शुरू कर देगा, ताकि जो भी इसका ऑथर है या ऑनर है उसको रेवेन्यू जनरेट हो सके, उसकी मनी बन सके। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका एडवेयर। रूट किट्स क्या होगी, ये एक टाइप का मालवेयर होता है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल को गेन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इसको जो है वो आपका डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक टाइप का मालवेयर कि आपने किसी सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना है और उसको पता ना लगे, तो उसके लिए जो है वो रूट किट्स है। रूट किट्स कब आई थी, ये 2012 में जो है वो आपकी रूट किट्स आई थी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फिशिंग, एडवेयर,
और आपका रूट किट्स या फिर हमने जो पहले बताया कि स्पूफिंग स्लैमिंग टेक्निक क्या क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब आपको पता लग गया भाई, कंप्यूटर भी ले लिया, ठीक है, उसमें किस तरह से मतलब कि आपका जो वायरस है वो किस तरह से आते हैं, ठीक है, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कौन सा ट्रोजन होता है, कौन सा वॉर्म होता है, वो सब कुछ आपको पता लग गया। तो हम इसको सिक्योर कैसे करेंगे, तो उसके सॉल्यूशन सबसे पहले है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम तो है, आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सर्च करता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है आपके वायरस को कंप्यूटर से, ठीक है। आपका प्रिवेंट करेगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो आपको बचाएगा कि आप अगर कोई भी फाइल आप नेट से डाउनलोड कर रहे हो, अगर उसमें वायरस है तो ये आपके डाउनलोड नहीं होने देगा, ठीक है। फिर अगर आप स्कैन कर रहे हो तो सर्च कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको रिमूव भी कर देता है। एग्जाम्पल अवेस्ट, एवीजी, K7, कैस्पर स्काई, ट्रेंड माइक्रो, क्विक हील, ठीक है, सिमेंटेक, नॉर्टन, मैकफ्री, ये आपके कौन से हैं, ये आपके एंटीवायरस के जो है वो एग्जांपल है। दूसरा आता है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। ये एक अटैचमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ, ठीक है। ये वेरीफाई करती है कि जिसने भी जो है वो आपका मैसेज भेजा है वो आपका रियल पर्सन जो क्लेम कर रहा है वो है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो ये भी आपने भी बहुत बार यूज किए होंगे। अगर आप ऑनलाइन कुछ सबमिट करते हो तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर जो है वो मांगे जाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है आपके सिग्नेचर की, और ये जो है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है कि जो भी आपका सेंडर है वो रियल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए डिजिटल सिग्नेचर यूज किए जाते हैं। बात करते हैं फायरवॉल की, तो ये क्या किया जाता है कि कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बाय एनालाइजिंग द डाटा पैकेट्स, ठीक है। फायरवॉल को यूज किया जाता है कि जो आपका इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको एनालाइज किया जा सके डाटा पैकेट्स में, ठीक है। इट आल्सो डिटरमाइंस वेदर इट शुड बी अलाउड थ्रू और नॉट। ये भी अलाउ करता है, ठीक है, ये भी डिटरमाइन करता है कि इसको भाई आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो है वो एक प्रॉक्सी सर्वर के साथ भी जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इनकमिंग जो आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कौन एनालाइज करता है, उसको करता है फायरवॉल। और ये भी डिटरमाइन करता है कि इसको आगे जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका फायरवॉल का। पासवर्ड आपको पता ही है कि ऑथेंटिकेशन के लिए जो है वो पासवर्ड यूज होते हैं कि पर्सन जो आपका एक्सेस कर रहा है वो रियल है कि नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के पासवर्ड होते हैं, वीक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये तो आपने सुना ही होगा। अगर आप डाल लेते हो अपना नाम ही, मान लीजिए मेरा नाम राहुल गुप्ता है तो मैंने सीधा पासवर्ड रखा है राहुल गुप्ता, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। बट मैंने ये रख दिया है कि राहुल, फिर मैंने कुछ स्टार डाल दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर हैश डाल दिया, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो इस टाइप के वीक पासवर्ड जो है वो जल्दी एक्सेस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो आपका फाइल एक्सेस परमिशन होगा। बहुत सारी एप्स को जब आप डाउनलोड करते हो तो आपके पास जो है वो एक्सेस परमिशन आती है। तो रीड परमिशन होती है एक टाइप की जिसमें आप सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हो, राइट परमिशन होती है जिसमें आप डाटा को एडिट कर सकते हो, और एग्जीक्यूट परमिशन होती है जिसमें आप चेंजेस और ज्यादा कर सकते हो। तो ये 3 टाइप की जो है वो फाइल एक्सेस परमिशन होती है, ठीक है। बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। तो एवेस ड्रॉपिंग, इसका मतलब क्या होता है, द अटैकर मॉनिटर्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कंटेंट, ठीक है। जो आपका मैसेज कंटेंट होता है उसको अटैकर जो है वो मॉनिटर करते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एवेस ड्रॉपिंग। पैचेस क्या होते हैं, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू फिक्स प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर उसके डाटा में प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का पीस होता है जिसको पैचेस बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, पीस ऑफ कोड होता है जो कि इंटेंशनली इंसर्टेड किया जाता है आपके कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है, कोड। इसको जो है वो स्लैग कोड या फिर आपका जो है वो लॉजिक बॉम्ब्स बोल लीजिए, और ये रेप्लिकेट नहीं होते हैं, ठीक है, एक तरह के वायरस ही समझ लीजिए, ठीक है। सॉरी, वायरस नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो लॉजिक बॉम्ब्स याद रखिएगा, इसको स्लैग कोड भी जो है वो बोला जाता है, वायरस नहीं होगा। फिर आपका एप्लीकेशन गेटवे होता है। एप्लीकेशन गेटवे क्या हो गया, दिस अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP या फिर टैलेंट सर्विसेज, ठीक है। एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस को जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्यों यूज किया जाता है, अगर आप अपने ट्रू नेटवर्क एड्रेस को, ट्रू IP एड्रेस को हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर जो है वो यूज किया जाता है। की लॉगर क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन्स ऑन विच इट रन्स, ठीक है। अगर आप किसी मशीन में या सिस्टम में की लॉगर को जो है वो इंस्टॉल करते हो तो जो भी की स्ट्रोक उसमें होंगे उसको जो है ये रिकॉर्ड करेगा।
पेलोड्स क्या होता है? इट इज अ कोड इन द वर्म डिजाइन टू डू मोर देन सेपरेट द वर्म। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ समझ आ गया, पेलोड्स वगैरह क्या होता है, कीलॉगर वगैरह क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन वायरसेस की। क्रीपर कब आया था? 1971 में आया था। ELK क्लोनर कब आया था? 1982 में आया था। मॉरिस इंटरनेट वर्म कब आया था? 1988 में आया था। मेलिसा 1999। आई लव यू वायरस 2000 में आया था। कोड रेड 2001 में। SQL स्लैमर जो है वो 2003 में आया था। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये डाटाबेस, जब आपका जो डाटाबेस बनता है उसको बनाने में काम आती है लैंग्वेज SQL। और SQL स्लैमर जो वायरस था वो 2003 में आया था। ब्लास्टर 2003 में आया। सेसर आपका 2004 में आया। स्टक्सनेट जो है वो आपका 2010 में आया। ट्रोजन आपका 2011 में आया। रूटकिट आपका 2012 में आया। जेनरिक PUP आपका 2014 में आया। और नेटवर्म आपका 2014 में आया। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कॉमन वायरसेस थे जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 14 अरिहंत का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको जो है वो कैसा लगा वीडियो, ताकि जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचाया जा सके। और HPJIT के मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।